नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है और आज का दंगल एक बार फिर महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री, नई सरकार और नई सियासत पर है। ठीक 12 साढ़े 12 घंटे के बाद देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की तीसरी बार शपथ ले रहे हैं। थोड़ी देर पहले देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। इसके बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि बतौर शिवसेना अध्यक्ष एकनाथ शिंदे ने समर्थन का पत्र दिया है मुख्यमंत्री पद बनने के लिए और बतौर एनसीपी के नेता अजित पवार ने भी समर्थन का पत्र दिया है। देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे से अनुरोध किया है कि उनकी सरकार का हिस्सा बने, लेकिन एकनाथ शिंदे ने अभी तक हामी नहीं भरी है। कहा है कि शाम तक बता दूंगा। इस सवाल पर एकनाथ शिंदे और अजित पवार के बीच में बयानों की अदला बदली भी हुई, वो आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले दिखाते हैं कि आज कैसे बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए देवेंद्र फडणवीस और कैसे एक ही कार में सरकार बनाने का दावा पेश करने गए महायुति के नेता। और फिर दंगल में हम बहस करेंगे कि देवेंद्र फडणवीस ने जो आज अपने भाषण में महाराष्ट्र से वादे, चुनावी वादे पूरा करने का जो वादा किया है, 100 दिनों में काम शुरू करने का जो वादा दोहराया है, उन वादों की कीमत क्या होगी और महाराष्ट्र के खजाने के सामने आखिरकार चुनौती क्या है और किस तरह एकनाथ शिंदे आखिरी बोल तक गेम खेल रहे हैं, उसके क्या मायने रख सकते हैं, उस पर भी दंगल में चर्चा करेंगे। शाम 5:30 बजे के बाद कुछ बड़ा खुलासा होने की संभावना बन रही है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की भारत माता की, भारत माता की। दो हफ्ते बाद ही सही, लेकिन आखिरकार देवेंद्र फडणवीस का सीएम की कुर्सी तक का रास्ता क्लियर हो गया। शिंदे के मुंबई पहुंचते ही कल रात की बस एक मुलाकात और सारी कंफ्यूजन दूर हो गई। फडणवीस बीजेपी विधायक दल के नेता भी चुन लिए गए, साथ जाकर दावा भी पेश कर लिया और महायुति की मजबूती की तस्वीर भी पेश कर दी। सुबह जब बीजेपी के विधायकों की बैठक शुरू हुई तो दिल्ली से पहुंचे पर्यवेक्षकों निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी की मौजूदगी में ऑन कैमरा सारी प्रक्रिया हुई। पहले विजय रूपाणी ने प्रस्ताव मांगा। जो वरिष्ठ लोग हैं वो कोई भी नाम का प्रस्ताव रख सकते हैं और बाद में जो प्रस्ताव आएंगे इसके आधार पर चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। बिना देर किए चंद्रकांत पाटिल ने पहला इनाम देवेंद्र फडणवीस का लिया। आपल्या सगळ्यांचे मित्र, आपल्या सगळ्यांचे नेते, आपल्या सगळ्यांचे मार्गदर्शक माननीय देवेंद्र जी। जय घोषों और नारेबाजियों के बीच सुधीर मुनगंटीवार ने भी प्रस्ताव रखा, जिसके बाद पंकजा मुंडे और अन्य नेताओं ने प्रस्ताव का समर्थन किया। श्री देवेंद्र सरिताताई गंगाधरराव फडणवीस यांच्या नावाचा प्रस्ताव आपल्या समोर मांडतो। याला मी मनापासून अनुमोदन देते आणि मनापासून त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देते। बीजेपी विधायक दल की बैठक में सिर्फ एक ही नाम का प्रस्ताव आया और केंद्रीय पर्यवेक्षक ने पुष्टि की कि कोई और बच तो नहीं गया और फिर फडणवीस के नाम का ऐलान कर दिया। और कोई प्रस्ताव है? पक्का? यानी कि सर्वसम्मति से देवेंद्र फडणवीस जी को पार्टी के नेता के रूप में घोषणा करता हूं और नेता घोषित करता हूं। फिर फडणवीस को मंच पर बुलाया गया और शुभेच्छाओं, बधाइयों के गुलदस्तों का तांता लग गया। इसके बाद केंद्रीय पर्यवेक्षक निर्मला सीतारमण और देवेंद्र फडणवीस के भाषण हुए और फिर सभी नेता साथ जाकर शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी कराए। लेकिन बतौर विधायक दल नेता सीएम पद के लिए ताजपोशी के बाद देवेंद्र फडणवीस ने अपने पहले संबोधन में जो अपनी सरकार के रोड मैप को लेकर जो संकेत दिए, वो महाराष्ट्र की सियासत और खजाने दोनों के लिए चुनौती से कम नहीं दिख रहे। महाराष्ट्र के 50% से अधिक वोट पाने वाली महायुति के समर्थक मतदाताओं की उम्मीदों को पूरा करना फडणवीस के लिए लोहे के चने चबाने से कम नहीं होगा, क्योंकि महायुति की चुनिंदा चुनावी वादों की भी बात करें तो फडणवीस सरकार को कल्याणकारी योजनाओं का वादा पूरा करने में करीब 90,000 करोड़ रुपए से अधिक फंड चाहिए होगा, क्योंकि वादे के मुताबिक लाडकी बहन योजना में ही सालाना 63,000 करोड़ रुपए लगेंगे।
या निमित्ताने पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांचे आभार मानत असताना महाराष्ट्रातल्या दीन दलित गोर गरीब आदिवासी शेतकरी शेतमजूर महिला ओबीसी अल्पसंख्याक सगळ्या समाजाला या ठिकाणी मी आश्वस्त करू इच्छितो की महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण उन्नतीकरता महाराष्ट्राच्या प्रगतीकरता 24 तास आमचं सरकार काम करेल। और महाराष्ट्र के इतने लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए जितने पैसे की जरूरत होगी उस पर एक नजर डालें तो 8.5 लाख किसानों के सोलर पंप योजना के लिए 27,000 करोड़ रुपए चाहिए। किसानों को मुफ्त बिजली के लिए 14,761 करोड़ रुपए चाहिए। 10 लाख नौजवानों को इंटर्नशिप भत्ते के लिए 10,000 करोड़ रुपए चाहिए। गरीब छात्राओं की फीस माफी में 2,000 करोड़ रुपए सालाना चाहिए। अन्नपूर्णा योजना में 52 लाख महिलाओं को 3 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर के लिए 829 करोड़ रुपए चाहिए। 15 लाख बुजुर्गों को पेंशन के लिए 450 करोड़ रुपए चाहिए। और महायुति के टॉप 10 चुनावी वादों के खर्चों का हिसाब लगाया जाए तो फडणवीस सरकार को करीब 1 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त चाहिए होगा, जबकि खजाने की हालत ये है कि सालाना 6,12,293 करोड़ रुपए कुल खर्च है। घाटा 20,051 करोड़ रुपए और राज्य पर कर्ज है 6,61,000 करोड़ रुपए, जो 2019 के 4,37,000 करोड़ के मुकाबले 66% बढ़ चुका है। ऐसे में 1 लाख रुपए अतिरिक्त जुटाना फडणवीस सरकार के लिए आसान नहीं होगा। महाराष्ट्र में सीएम चेहरे के चुनाव से लेकर राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश करने तक बीजेपी के गठबंधन दल के नेता कैमरे के सामने सहज नजर आ रहे हैं। यहां तक कि फडणवीस, शिंदे और अजीत पवार एक ही कार में गवर्नर हाउस भी पहुंचे और एक साथ बैठकर ही मजबूत एकता की तस्वीर भी पेश की। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का। एकनाथराव शिंदे जी ने शिवसेना के अध्यक्ष के तौर पर और शिवसेना के लेजिस्लेचर पार्टी के प्रमुख के तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए मेरे नाम की सिफारिश का पत्र दिया है। महायुति ने पर्दे के आगे अपनी मजबूती की तस्वीरें बार बार दिखाई हैं, लेकिन पर्दे के पीछे गठबंधन की ये दोस्ती साधे रखना फडणवीस के लिए आसान नहीं होगा। मिसाल के तौर पर आजाद मैदान में जहां शपथ होनी है वहां की एक तस्वीर देखिए। इस पूरे परिसर में जो तैयारियां शुरू है और बीजेपी के राज्य के सभी नेता इस तैयारियां में जुटे हुए थे, लेकिन यहाँ पर बीजेपी का या फिर एनसीपी अजीत पवार गुट का एक भी पोस्टर नजर नहीं आ रहा। हालांकि उनके लिए अब जगह ही नहीं बची है। आपको दिखा दे कि यहाँ पर सभी जगह जितने पोस्टर्स दिख रहे हैं उन सभी पोस्टर्स पर सिर्फ और सिर्फ एकनाथ शिंदे स्वागत उत्सव कर रहे हैं। वैसे भी नतीजों के बाद से 3 दिसंबर तक एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र की सियासत में जो अपनी जगह और वजन बनाए रखने की कोशिश की है वो अब भी जारी है और आशंका है कि महाराष्ट्र के सियासी स्पेस में बने रहने और बढ़ते रहने की ये होड़ महायुति के दलों के लिए आसान नहीं होगी। क्या अजीत पवार खुश है? क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही थी उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे थे। बाकी तस्वीर को देखिए, उसके अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है और उसके कारण महायुति के सभी लोग, महाराष्ट्र की जनता ने दिए हुए आशीर्वाद के कारण हर्षोल्लासित है, आनंद में है। हमारी सरकार आ रही है, उसका उत्साह है। वैसे भी बीजेपी पहले कह चुकी है कि अगला विधानसभा चुनाव आने तक बीजेपी महाराष्ट्र की सियासत में अकेले चलेगी। ऐसे में घटक दलों की राह मुश्किल होगी और वो हालात सभी साथियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। ऋत्विक भालेकर के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। तो इस वक्त एकनाथ शिंदे वर्षा बंगले पर शिवसेना के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। थोड़ी देर में शाम को वहां पर देवेंद्र फडणवीस भी वहां पर जाकर पहुंचेंगे। देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार भी उनके साथ मुलाकात करेंगे। अभी तक यह तय नहीं हो पा रहा है कि क्या एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आप मेरे सरकार का हिस्सा बनिए, पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहेगा, ऐसी उम्मीद उनको है। लेकिन सरकार में शामिल होना चाहते हैं शिवसेना के नेता। वो चाहते हैं कि सीएम डीसीएम के साथ साथ बाकी मंत्री भी कुछ शपथ ले। मैं सरकार में रहूंगा या नहीं रहूंगा ये शाम तक बताऊंगा।
देवेंद्र फडणवीस को एकनाथ शिंदे ने कहा है। अभिजीत करंडे इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिजीत, संक्षेप में, क्या अभी भी एकनाथ शिंदे मान नहीं रहे हैं, यही मानकर चले, या पिछले साल की तरह या 2022 की तरह किसी के ट्वीट का या किसी के रिएक्शन का इंतजार है, उसके बाद मानेंगे कि मैं उप मुख्यमंत्री बन जाऊंगा करके? देखिए, एकनाथ शिंदे जी के लिए ये बहुत ही बड़ा एक तरीके से चर्क है कि वो आज तक केयरटेकर सीएम है और जिस पद पे जब देवेंद्र फडणवीस उनको शपथ दिलाएंगे तो वह एक तरीके से एक्स चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। लेकिन उनके लिए डिलेमा यह है कि क्या देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में हम उप मुख्यमंत्री करके काम करें। वो चाहते हैं कि उनको एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन मिले और मुझे लगता है कि एक दावा है, एक तरीके से रिस्पेक्टेबल पोजीशन पाने के लिए एक तरीके से एक प्रेशर टैक्टिक्स बनाया जा रहा है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी कि मैं शाम तक बताऊंगा। अभी शिंदे के बंगले पर वर्षा पर बहुत सारे शिवसेना के नेता जमा हुए हैं, जिनमें शिरसाट है, गोगावले है, अब्दुल सत्तार है, बाकी सारे नेता है और वो उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, दबाव बनाने की कोशिश शायद हो सकती है। अभिजीत करंडे बोल रहे हैं और उनको सवार यस तो अभिजीत करंडे बोल रहे हैं कि दबाव बनाने की कोशिश तो नहीं है। देखते हैं कि दबाव कब तक बना पाते हैं और इसी पर बातचीत करेंगे कि क्या एकनाथ शिंदे मानेंगे, क्या किस तरीके की चुनौतियां देवेंद्र फडणवीस के सामने होंगी, राजनीतिक चुनौतियां और उसके साथ साथ सरकार बनाने की भी चुनौतियां, सरकार चलाने की भी चुनौतियां ये इस सरकार के सामने हो सकती है। सैयद जफर इस्लाम हमारे साथ जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चरणजीत सिंह सप्रा, कांग्रेस के प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल होंगे। संजय कुमार को डायरेक्टर है लोकनीति CSDS, सेफोलॉजिस्ट भी है। आशुतोष पॉलिटिकल एनालिस्ट इस चर्चा में जुड़ेंगे। उसके साथ साथ आनंद दुबे शिवसेना UBT के प्रवक्ता, गुलाबचंद दुबे शिवसेना के प्रवक्ता, ये भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जफर इस्लाम से। क्या चुनौती माना जाए? एकनाथ शिंदे अब भी मानने को तैयार नहीं है, अभी भी उनको मनाया जा रहा है कि आप उप मुख्यमंत्री बनिए। क्या किसी ट्वीट का, किसी रिएक्शन का, जिस तरीके से 2022 में बीजेपी की तरफ से रिक्वेस्ट की गई थी देवेंद्र फडणवीस को हायरार्की से और उसके बाद वो DCM बने थे, क्या उस रिक्वेस्ट का इंतजार है एकनाथ शिंदे को या मान जाएंगे? साहिल भाई, पिछले कई दिनों से कई अटकलें लग रही थी, ये सारे अटकलें अब धरी के धरी रह गई। मीडिया में जो होना था, जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हमारे विधायक दल के नेता चुने जाएंगे विधायक दल की मीटिंग में, वो आज हो गया। हमें कभी चर्चा में जो मीडिया में चर्चा चलती है उस पर हम लोग चिंता नहीं करते हैं, जो पार्टी अपने हिसाब से करती है वो आज आपके सामने आ गया। तरह तरह की बातें आई, लेकिन जो हकीकत होना था वो सामने दिख रहा है। आपके सर्वसम्मति से फडणवीस जी को चुना गया। आपके चैनल के माध्यम से हम सारे कार्यकर्ताओं को बहुत खुशी है। हम उन्हें आप शुभकामनाएं भी देते हैं, बधाई भी देते हैं आपके चैनल के माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से। हम लोगों ने भी 2 महीने वहां काम किया, बहुत अच्छा लग रहा है। इस जीत के बाद फडणवीस जी मुख्यमंत्री बनेंगे। उनको जो प्यार लोगों का मिला वो सामने दिखता था और आज जिस तरह से चुना गया, एकदम अकेला नाम, वो दिखाता है इस बात को कि जो डिसिप्लिन है वो भारतीय जनता पार्टी में। अब देखिए ना, कांग्रेस पार्टी में अभी शिंदे साहब और इनकी बात जो है वो, अरे हंसी मजाक की बात है, सब लोग आ जाएंगे। सब लोग ऐसे जैसे सरकार बननी है, दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर, एक चीफ मिनिस्टर और बाकी जो मंत्री होते हैं, वैसे अब बन जाएगा। कोई इसमें कोई किंतु परंतु कुछ नहीं है, सब बनेगा आराम से। लेकिन अब जरा देखिए क्या हो रहा था। यहाँ पर नाना पटोले बनेंगे मुख्यमंत्री के, संजय राउत जी बार बार उनका नाम लेते थे, उबाटा के जो ठाकरे जी का। हकीकत यह है कि आपस में लेकिन अभी भी जफर इस्लाम जी, अभी भी मान मनोबल चली रही है ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस को कहना पड़ा कि भाई आप आइए, आप आएंगे तो अच्छा लगेगा। अभी भी शिंदे कह रहे हैं कि ठीक है मैं सोच के बता दूंगा। सुनिए, ये सब आप लोगों के लिए। देखिए, उसमें अजीत पवार जी भी ने कुछ बोला ना, हंसी मजाक की बात है, उन्होंने भी तो बोला कि भाई मैं तो बनूंगा ही। मतलब क्यों? उसका मतलब है कि सब देखिए साथ है, जो होना था। हंसी मजाक का आपने जिक्र किया है, नहीं वो दिखा देते हैं ना कि कैसे हंसी मजाक रहा, किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को भी याद दिला दिया गया एकनाथ शिंदे की तरफ से कि भाई सुबह की शपथ कैसे होती है। सुनते हैं, देखते क्या हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या हो गया जब पूछा गया सवाल। अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ शाम है ना? तक उनका समझ में आएगा, मैं तो लेने वाला हूँ।
दादा को नहीं, अरे भाई दादा को अनुभव है, दोपहर शाम को भी ले लेगा और सुबह भी ले लेगा। परंतु ऐका पूर्वी आम्ही सकाळी दोघांनी घेतली होती, तो हे राहून गेलेलो होता, आता पुढे 5 वर्ष आता ठेवणार आहे. सगळे कन्फ्युजन दूर होतील, थोडी कळ काढा, काही कन्फ्युजन ठेवणार नाही, सगळं क्लिअर. काही कन्फ्युजन नाही आहे. ए बाबा काही कन्फ्युजन नाही. सगळ्यांना उद्या तुम्ही 5:30 वाजता नाही 5 वाजता हजर व्हा आणि परत दादांच्या बद्दल की आमच्या बद्दल काय तुम्ही बातम्या. तो हंसी मजाक में फिलहाल तो बात चल रही है, लेकिन क्या आशुतोष सरकार भी इसी हंसी मजाक में चलेगी या उसकी शुरुआत है अभी? साहिल भाई एक छोटी सी बात खत्म कर ले. तो आपने दिखाया वीडियो, ये देखिए वीडियो में सारी हंसी मजाक की बात हो रही. एक बात उन्होंने आपने बताने से परहेज किया. आपके सामने कह रहे हैं फडणवीस जी शाम 5 बजे 5:30 बजे सब हो जाएगा. भाई उनके भी अपने विधायक हैं, उनके साथ बैठ के वो चर्चा करके फिर एक जैसे अनाउंसमेंट होना चाहिए, उनके विधायक दल उनका अनाउंसमेंट करेंगे तो हो जाएंगे वो उप मुख्यमंत्री. ठीक है. और ये सरकार आशुतोष, क्या आपको लगता है कि ठीक आशुतोष, क्या आपको लगता है कि भाई इतनी हंसी मजाक से ही सब चीजें चल जाएगी? अभी तो हंसी मजाक चल रहा है, लेकिन इतनी हंसी मजाक से सरकार चल पाएगी? मैंडेट तो मैसिव है, लेकिन क्या दिल भी मिल गए? राजनीति सैयद जफर इस्लाम भी अच्छी तरीके से समझते हैं कि राजनीति हंसी मजाक का खेल नहीं है, ये हंसी ठिठोली वाला मामला नहीं है, ये सरकार चलानी है. और देखिए 23 तारीख को नतीजे आए थे ना, आज कौन सी तारीख है? 4 दिसंबर. कितने दिन हो गए? 12 दिन. 12 दिन में भारतीय जनता पार्टी ये नहीं तय कर पाई कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा. सोचिए 28 तारीख को झारखंड में जेएमएम के नेता हेमंत सोरेन ने शपथ ले ली. तो अगर सब कुछ सही था तो 24 तारीख को शपथ ले लेते. चलिए 24 को 25 को ले लेते, 26 को लेते, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 4 तारीख को तय हुआ है. इसका मतलब यह है कि सब कुछ सही नहीं है. और अगर सब कुछ सही नहीं है, इस्लाम जी आपके पास भी आएंगे. और अगर सब कुछ सही नहीं है, अगर सब कुछ सही है तो अभी भी एकनाथ शिंदे ये कह रहे हैं मैं शाम को बताऊंगा कि मैं शपथ में शामिल होऊंगा या शामिल नहीं होऊंगा. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत साफ है कि ये बात भारतीय जनता पार्टी को भी पता है, ये बात शिवसेना को भी पता है, ये बात एनसीपी को भी पता है कि अभी शपथ ग्रहण के पहले जितनी हार्ड बार्गेनिंग आप कर सकते हो कर लो, उसके बाद चलेगी तो सिर्फ बीजेपी की. क्योंकि ये सरकार 133 सीट बीजेपी के पास है, 4 और जोड़ लीजिए तो 137 है, यानी सिर्फ 8 सीटों की जरूरत है विधायकों की. और भारतीय जनता पार्टी अपने बल पे सरकार बना के चलाएगी. और भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में ये साबित भी करेगी कि उसको ना तो शिवसेना एकनाथ शिंदे की जरूरत है, ना अजीत पवार की जरूरत. बैसाखियों पर कब तक चलेंगे? सरकारों में इसको मैं बीजेपी को जिम्मेदार नहीं मानता हूं. कांग्रेस पार्टी भी होती है, वो शिवसेना भी होती, तो अपने बल पे अपने विधायकों के बल पर ही वो सरकार चलाना चाहते. बैसाखियों में कोई तो ये कोशिश आने वाले समय में. चलिए जफर इस्लाम जी, को लेकर 12 दिन लग गए भाई. आपका सर घी में, हाथ घी में, मुंह कढ़ाई में, सारी की सारी तो चीजें आपके पास है. आशुतोष कह रहे हैं कि भाई सिर्फ आपकी चलेगी, टीम प्लेयर वगैरह कुछ नहीं, सब सिर्फ आपकी चलेगी. यही फर्क है जो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में सभी बराबर अपने सहयोगी दल को लेकर साथ चलते हैं. जो घटक दल का जो एक निभाना चाहिए वो हम निभाते हैं, और इसीलिए कभी आज तक किसी को परेशानी नहीं हुई. एक और बात कहना चाहता हूं, परेशानी जिनको होती है जो चादर से ज्यादा पैर फैलाते हैं, जिनकी हैसियत कम है, चादर से ज्यादा पैर फैलाने की कोशिश करते हैं इस घटक दल में, उनको महत्वाकांक्षा रखता है उसको तकलीफ होती है. लेकिन एक बात बोल रहा हूं, जरा सा आशुतोष जी को याद दिलाइए भाई कि पिछली सरकारें जो बनी है महाराष्ट्र में, कितने दिन में बनी है? जरा बताइए. कितने पिछले 2-3 बार का टर्म दे दीजिए, जहां एकदम एब्सोल्यूट मेजोरिटी के बाद भी कितने दिन में बनी, जरा बता दीजिए उनको. देखिए हमने कहा था 5 तारीख, हमने तो अनाउंस कर दिया था. बावनकुळे जी ने पहले कह दिया था कि 5 तारीख को होगा, लेकिन 5 तारीख इसलिए कि और भी सारी चीजें थी, उसको देखते हुए 5 तारीख का डेट फिक्स किया गया था.
और आज थोड़ी पता चला 5 तारीख। वो तो यूनिलैटरली डिसाइड किया ना, वो नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो यूनिलैटरली डिसाइड किया ना, बिल्कुल नहीं। सब पहली बार शायद ऐसा हो रहा होगा। नहीं, अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मुझे हमारे यहाँ पर संजय कुमार जी बैठे हुए हैं, अमिताभ बैठे हुए हैं, आशुतोष बैठे हुए हैं, मुझे सबसे एक बात पूछनी है, सबसे आपको मुझे एक बात पूछनी है, कभी ऐसा हुआ है कि शपथ विधि की घोषणा पहले हुई, कौन से तारीख को होगी, कितने बजे होगी, और राज्य विधायक दल के नेता का चुनाव बाद में हुआ, राज्यपाल के पास जाके जो दावा किया गया सरकार बनाने का वो भी बाद में हुआ, लेकिन 5 दिन पहले सरकार कब शपथ लेगी उसकी डेट तय हो गई थी। ये कभी पहले सुना है क्या आप लोगों ने? मैं आप तीनों से पूछना चाहता हूं। नहीं, आप लोग स्पेकुलेट कर रहे थे मीडिया में, इसलिए उसको स्पेकुलेशन को खत्म करने के लिए हम लोगों ने किया था, ताकि आपको कोई स्पेकुलेशन ना हो। अरे भाई, टीवी डिबेट और मीडिया में थोड़ी डिसाइड होता है, ये हमारी स्ट्रेटेजी थी, हमने डिसाइड करके रखा था, 5 तारीख का अनाउंसमेंट किया था। और पहली सरकारों के बारे में जरा आशुतोष बताइए कितने समय लगे थे? आशुतोष, दिखाइए, समय लगता रहता है, उसमें नई बात क्या है? महाराष्ट्र में नई बात क्या है? 8 दिन गिन रहे, एक महीना, 1.5 महीना लग चुका है पहले। मेरा तो बुनियादी सवाल इसी बात के लिए, 12 दिन क्यों लग गए आपको मुख्यमंत्री का नाम चेंज करने में? 12 दिन क्यों लगे? इसका जवाब सैयद जफर इस्लाम के पास नहीं है, और इसका जवाब उसके पास हो भी नहीं सकता। देखिए, महत्वपूर्ण सवाल क्या, उन्होंने कहा कि हम सारे गठबंधन के साथ लेके, श्रोमणी अकाली दल से पूछ लीजिए ना, असम गण परिषद से पूछ लीजिए, और शिवसेना उद्धव ठाकरे से पूछ लीजिए, और आंध्र प्रदेश के अंदर बीजेपी के नेता चंद्रबाबू नायडू से पूछ लीजिए कि आप गठबंधन के साथियों कितना साथ लेके चलते हैं। अगर साथ लेके गुलाबचंद दुबे जी आपसे अलग नहीं होते, और नाराज, चलिए मैं आपके सहयोगी से पूछ लेते हैं। हाँ, पूछ लीजिए। जफर इस्लाम जी आपके सहयोगी से पूछ लेते हैं। गुलाबचंद दुबे जी, ठीक है, गुलाबचंद दुबे जी, अभी क्या ऐसा बच गया है कि अभी भी एकनाथ शिंदे सोच रहे हैं कि भाई, गुलाबचंद दुबे जी, ऐसा क्या हो रहा है कि अभी भी सोच रहे हैं कि भाई डीसीएम बने कि नहीं बने? ठीक है, नहीं, डीसीएम बने कि नहीं बने, अभी भी सोचना पड़ रहा है, क्या हो रहा है? गुलाबचंद दुबे जी। जी साहिब जी, मैं कह रहा हूं अभी क्या ऐसा बचा है कि अभी भी सोचना पड़ रहा है कि डीसीएम बने कि नहीं बने? क्या बीजेपी का डर है कि भाई बीजेपी पूरी सरकार चलाएगी तो हमारे लिए काम नहीं रहेगा, इसीलिए शिंदे जी तैयार नहीं हो रहे हैं डीसीएम बनने के लिए? साहिल जी, दूर दूर तक ऐसी कोई संभावना ही नहीं दिख रही है। बिल्कुल हम लोग सहज हैं, असहज की परिस्थिति नहीं दिख रही यहाँ पे। और रही बात आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब, अजित पवार, जो कुछ भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत जो भी हंसी मजाक का आपने दौर देखा, एक शिवसेना का प्रवक्ता होने के नाते बड़े सिद्धता के साथ कहना चाहूंगा कि कहानी थे हम, अब गजल बन गए, खंडहरों से निकलकर अब महल बन गए, दलदल के ऊपर जमीकाई थे हम, इन लोगों ने एक नजर डाला तो कमल बन गए। हमारी भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय विशेष करके देवेंद्र फडणवीस साहब के लिए बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और हमारी सरकार जिस ढंग से आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब, अजीत दादा, देवेंद्र फडणवीस साहब विगत समय में जो मेहनत करके महाराष्ट्र के इतिहास पन्नों में स्वराक्षरों में लिखने का जो अवसर आया है, इसके लिए हम लोगों के बीच में छोटे मोटे बातों को लेकर के दूर दूर तक ऐसी कोई संभावना नहीं है। विपक्ष के लिए कोई बचा ही नहीं है। अब विपक्ष इसमें तिल का पहाड़ बना दे, उनकी सोच हो सकती है साई जी। हमारे बीच में न कोई भेद है न कोई मतभेद है। हम लोग बड़े उन्माद और खुशी के साथ कल आजाद मैदान में आजाद पंछी की तरह कल हम उस महोत्सव में सम्मिलित होकर के खुशी मनाएंगे। नहीं तो आप जवाब नहीं दे रहे हैं ना कि भाई उप मुख्यमंत्री पद को लेकर अभी भी मान मनोबल क्यों चल रहा है? बोल दीजिए कि भाई ठीक है, जिस तरीके से फडणवीस बन गए थे उप मुख्यमंत्री, हम भी बन जाएंगे। क्यों नहीं शिंदे जी कह रहे हैं कि भाई मैं बनना चाहता हूं करके? शाम तक बताऊंगा, कल बताऊंगा, क्या जेपी नड्डा रिक्वेस्ट करेंगे या बाकी कोई बताएगा तभी बन पाएंगे? जी, आपको ऐसा लगता है जिस ढंग से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने जो बात रखी, आपको ऐसा लगता है साई जी कि वहां पे किसी प्रकार का कोई अड़चने या किसी प्रकार का रुकावट कैसा वातावरण को दिख रहा था वहां पे? हेलो, चलिए ठीक है। आज आजाद मैदान पे हम गए थे, वहां पर जहां पर तैयारियां चल रही है, वहां पर तो बैनर ऐसे लगे हुए हैं कि जैसे एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बन रहे हैं। सिर्फ एकनाथ शिंदे और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें वहां पर लगी हुई है। किसी के लिए जगह ही नहीं छोड़ी आपने। लेकिन कल शपथ लेंगे कि नहीं लेंगे उसके बारे में कोई क्लैरिटी अभी तक नहीं है। हो सकता है कि शायद 6 बजे के बाद कुछ क्लैरिटी मिल जाए, लेकिन अभी तक तो क्लैरिटी नहीं है उसको लेकर।
बैनर लगाते हैं और कल के उत्सव ख्याल से पर उनका लगाए हैं, तो हमें नहीं लग रहा है कि बैनर के ऊपर राजनीति होनी चाहिए। चलिए ठीक है, बैनर ऊपर प्रोफेसर राजनीति करना संजय ठीक नहीं है। कुमार, मैं नहीं समझता हूं कि बैनर के ऊपर राजनीति करना जिस तरीके का मैंडेट है, मुझे 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 कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के पास भी जाना है, लेकिन उससे पहले प्रोफेसर संजय कुमार, जिस तरीके की सरकार बन रही है और उसके शुरुआत में 8 दिन तक जिस तरीके से माहौल बना रहा, कोई छुपा नहीं है कि भाई शिवसेना को भी चाहिए था कि उनका मुख्यमंत्री बने। कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को लग रहा था कि उन्हें जो वचन दिया था वो पूरा होना बहुत जरूरी है। मन पर पत्थर रख के क्यों ना हो, लेकिन सरकार में तो वो शामिल हो रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, 3 दिन के बाद करी। ये सरकार आपको किस तरीके से नजर आ रही है? क्या आपको लगता है कि पूरा बहुमत होने के बावजूद इस सरकार में खटास बनी रहेगी? किसी न किसी तरीके से एक नए राजनीतिक समीकरण कहीं ना कहीं बन सकते हैं, विपक्ष के साथ नहीं लेकिन अंदरूनी समीकरण में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। देखिए, जिस बात का जिक्र आशुतोष कर रहे थे कि इतना लंबा समय लगा एक मुख्यमंत्री को चुनने में, तो कहीं ना कहीं खटास की शुरुआत तो होगी। और ये नहीं कह सकते कि खटास अभी शुरू हुई है और कल शपथ ग्रहण होते ही सारी खटास दूर हो जाएगी। तो कुछ ना कुछ मनमुटाव, मतभेद ये तो चलता रहेगा। अभी तो ये पहली कड़ी है। बात की चर्चा बार बार हो रही है कि भले ही एक तरह से शपथ ले लें, लेकिन फिर वो विभागों के बंटवारों को लेकर के, किसको होम मिलेगा, किसको फाइनेंस मिलेगा, किसको कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, कौन सी मिनिस्ट्री मिलेगी, तो ये अभी चलेगा लंबा। और मुझे नहीं लगता है कि सरकार बन जाने के बाद ये सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार कोई अनस्टेबल है, अनस्टेबल नहीं है, बिल्कुल मेजॉरिटी की सरकार है, लेकिन कहीं ना कहीं मतभेद बना रहेगा, क्योंकि उनको लगता रहेगा कि भाई लोगों को दोनों पक्ष को लगता रहेगा जीत भले ही नंबर उनके ज्यादा है, लेकिन जीत में मेरी भी बराबर की हिस्सेदारी है। तो कुछ ना कुछ ये खिटपिट तो अंदरूनी बात रहेगी। ये हो सकता हम आप तक ना निकल के आए, लेकिन कुछ ना कुछ लगा रहेगा। लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी रहेगा कि जो वादे किए हैं वो किस तरीके से पूरे करेंगे। चरणजीत सिंह सप्रा, आपके लिए भी ये दिक्कत हो सकती थी अगर आपकी सरकार आती, क्योंकि वादे तो आपने भी किए थे। क्या आपको लगता है कि सरकार के लिए, महाराष्ट्र के लिए, उसके बाद मुझे जफर इस्लाम जी से भी उस पर सवाल पूछना है कि महाराष्ट्र के लिए दिक्कत कितनी बड़ी होगी? महाराष्ट्र का बजट क्या ये झेल पाएगा? जिस तरीके से वादे किए हुए हैं, 1,25,000 करोड़ रुपए तो वादे पूरे करने में लग जाएंगे। उसके बाद के पैसे का क्या करेंगे, कहां से लाएंगे? ये बड़े सवाल उनके सामने है। किस तरीके से आप उसको देखते हैं? देखिए साहिल जी, सर्वप्रथम तो मैं देवेंद्र फडणवीस जी को बधाई देना चाहूंगा कि कल उनकी शपथ विधि हो सकती है और वो यानी तकरीबन तय ही है वो सारी चीजें। लेकिन मैं थोड़ा सा आपका ध्यान पीछे खींचना चाहूंगा। देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था कि हाँ कि पुन्हा येईन, मी पुन्हा येईन। तो वो पुन्हा येईन यानी मैं वापस आऊंगा, उस चक्कर में 5 साल निकल गए और 5 साल के बाद वो आए तो 2 पार्टियों को तोड़ना पड़ा और 2 पार्टियों के लिए अभी वो काम करेंगे, तब वो आगे कामयाब रहेंगे। लेकिन आज भी एकनाथ शिंदे जी का आप अभी यहां जिक्र कर रहे थे, एकनाथ शिंदे जी ने अभी भी सस्पेंस बरकरार रखा है, यानी उन्होंने एक संकेत दिया है कि पिक्चर अभी बाकी है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे दर्शाता है कि ये जो मलाईदार खाते हैं उसके लिए ये कोई ना कोई बार्गेन चल रही है या ब्लैकमेलिंग चल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है, क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी क्या झुकेंगे या नहीं झुकेंगे, ये बड़ी बात हो जाती है। दूसरी बात जो आपने चर्चा में लाई थी कि भारतीय जनता पार्टी एक ओवर कॉन्फिडेंस में भी आ सकती है, जो संजय कुमार जी ने भी अभी कहा, तो ये शिंदे जी को पता है और उनको भारतीय जनता पार्टी का इतिहास भी पता है, टेंडेंसी भी पता है कि ये यूज एंड थ्रो की पॉलिटिक्स भी करते हैं। जिस तरह से पशुपति पारस के साथ किया या अकाली दल के साथ किया या उद्धव ठाकरे के साथ किया या और अनेक लोगों से किया उन्होंने, तो ये यूज एंड थ्रो पॉलिटिक्स हो सकती है, ये एकनाथ शिंदे जी समझ रहे हैं। और आज का ही उदाहरण बताता हूं, ये जो इनविटेशन आपको भी आया होगा, ये सारे मीडिया पर और हमारे जैसे जो पूर्व विधायक रहे हैं हमको भी आया है, ये इनविटेशन आया है दोपहर को 12 साढ़े 12 बजे, जबकि ये तीनों दल के नेता गवर्नर के पास भी नहीं गए थे। गवर्नर के पास ये गए हैं 3:30 बजे चिट्ठी देने के लिए, लेकिन मुख्य सचिव का इनविटेशन जो है वो सारी जगह में वायरल हो जाता है। जितने लोगों को इनवाइट करना वो सबको इनविटेशन कार्ड भी पहुंच जाते हैं, ये 12 साढ़े 12 बजे पहुंच जाते। तो ये दर्शाता कहीं ना कहीं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार एक बार स्थापित हो जाए, शपथ विधि हो जाए, उसके बाद वो अपना डंडा चलाने वाली है। यही डर एकनाथ शिंदे जी को है।
अब मैं आता हूं आपकी बात पर कि जो वादे किए हैं जनता को, हाँ ठीक है, वादे किए हैं इन्होंने, वो वादे इनको पूरे करने पड़ेंगे। ये खुद कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार को नरेंद्र मोदी जी भी मदद कर सकते हैं वहां से। ये हमारी सरकारों को तो करते नहीं, हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटका को तो केंद्र सरकार मदद करती नहीं है, उनके तो जीएसटी के पे पैसे भी बाकी नहीं दे रहे हैं। तो ये महाराष्ट्र को, एक ही महाराष्ट्र की जनता को आस है कि ये डबल इंजन की सरकार में अगर केंद्र सरकार भी इनको मदद करती है तब जाकर के ये अपने वादों पर खरे उतर सकते हैं। लेकिन हम विपक्ष, और हमारा ये दायित्व बनता है, हमको ये मैंडेट मिला है कि जहां जहां सरकार गलती करेगी, समझो किसानों की एमएसपी नहीं मिलेगी, या महिलाओं का उत्पीड़न चलता रहेगा, या फिर महंगाई कम नहीं होगी, या बेरोजगारी कम नहीं होगी, तो निश्चित रूप से विपक्ष जो है वो अपनी भूमिका निभाएगा। संख्या कहां है आपके पास? कहीं आपके लोग तो वहां चले नहीं जाएंगे? आज देवेंद्र फडणवीस ने एक बात नहीं, आज देवेंद्र फडणवीस ने एक बात जरूर कही कि पहले 2.5 साल में हमको दिक्कतें काफी थी, लेकिन हमारा एक भी विधायक यहां से वहां नहीं गया। हमारे विधायकों पर भी प्रेशर था, लेकिन हमारा विधायक यहां से वहां नहीं गया। लेकिन कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के विधायक तो चले गए। तो कहीं आपका विपक्ष कमजोर तो नहीं पड़ गया है महाराष्ट्र में? नहीं, जरा भी नहीं, विपक्ष कहीं कमजोर नहीं पड़ा है। महाविकास आघाड़ी पूरी तरह से इंटैक्ट है, और हम तीनों पार्टियां जो है, ये हमारा दायित्व बनता है कि जनता के जो मुद्दे हैं, जनता के मुद्दों को हम उठाते रहेंगे। चाहे हमारा लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं होगा, लेकिन हम मुद्दे तो उठा सकते हैं ना हाउस के अंदर, वहां तो हमको रोक नहीं सकते। हम जनता की अदालत में जा सकते हैं। अगर ये हमको हाउस में रोकेंगे तो हम जनता की अदालत में जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे। तो ये तमाम सारी चीजें हैं। देखिए, ये इन्विटेशन छोड़ने वाला नहीं है विपक्ष। जो इन्विटेशन की आप बात कर रहे थे, ये इन्विटेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर आप इन्विटेशन देख सकते हैं। राज्यपाल के पास मिलने से पहले इन्विटेशन तैयार था। जफर इस्लाम जी, ये पहले से इन्विटेशन तैयार था, पहले से इन्विटेशन तैयार था। और पहली बार ऐसा हुआ है पूरे देश में कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की मीटिंग, उसमें हो रहे भाषण, ये लाइव टेलीकास्ट हो रहे थे। अब तक तो चिट्ठी की आदत है, चिट्ठी से आता है, कोई ना कोई नाम आता है, उसके बाद वो पढ़ के बताया जाता है। कांग्रेस पे भी यही होता है। इस बार क्या ऐसा हुआ कि बीजेपी ने ओपन मीटिंग रखी? जफर इस्लाम जी, देखिए, ये जो अपोजिशन लीडर्स हैं, अब कहना नहीं चाहिए, सपरा जी हमारे मित्र हैं, भाई हैं, इसलिए ज्यादा इनको कुछ नहीं बोलूंगा, और आनंद दुबे भी भाई हमारे दोस्त हैं, अच्छे मित्र हैं, नहीं बोलूंगा। लेकिन इनके अंदर खाने क्या होता है, अब हरियाणा में देखिए शैलजा जी और हुड्डा जी में मार डोरा कुश्ती हो रहा, किस बात के लिए कि कौन मुख्यमंत्री? अरे जीते नहीं मुख्यमंत्री मांग रहे हैं, बताइए, सुना आपने कभी ऐसा? इलेक्शन का रिजल्ट भी नहीं आया और मुख्यमंत्री इलेक्शन में गए भी नहीं, मुख्यमंत्री का सीट का दावा कर रहे हैं। जरा समझिए, यहाँ तो हम भारी मेजोरिटी जीते, यहाँ देखिए। अरे कहाँ टॉपिक खींच के ले जा रहे हैं? अरे भाई, यहाँ कार्ड आया है, पटोला से ना भाई साहब, पटोला जी और ये उद्धव जी दोनों अपने चाहते हैं, इस पे उत्तर दीजिए ना। उसी पे आ रहा है, एक मिनट रुकिए ना। ये गवर्नर को मिलने, गवर्नर को पत्र देने से पहले ये इन्विटेशन कैसे छप जाता है? मुख्य सचिव किस तरह से ये इन्विटेशन छाप देते हैं? यही स्टेबिलिटी है ना, जो है वो ऑटोमेटिक मोड पर पहले ही चल गई। ये पहले ही कठपुतली बन गई है। ये महाराष्ट्र की सरकार दिल्ली दरबार की कठपुतली बन गई है, नजर आ रहा है इससे कि हमारी सरकार तो मोस्ट, ये देखिए उदाहरण, कोई क्लैरिटी की कमी नहीं। आप यही हम लोग कहते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस बने मुख्यमंत्री या कोई बने, दिल्ली दरबार की कठपुतली रहेगी, अपोजिशन का भी काम दिल्ली दरबार की कठपुतली रहेगी, शाह और शहनशाह की कठपुतली बन करके ये सरकार रहने वाली है, ये निश्चित हो गया। आपसे जो पूछा गया, छोड़िए ना, जो पूछा गया सवाल पे आइए ना, पूछा गया सवाल पे आइए ना। आप चुप हो जाइए, मैंने नहीं पूछा, ये तो एंकर ने पूछा, साहिल भाई ने पूछा सवाल, उसका सवाल का जवाब। चलिए आनंद दुबे, लेकिन फड़फड़ा तो रहे आप। आनंद दुबे, सवाल का जवाब तो अच्छा चलिए आनंद दुबे, सवाल का जवाब, आनंद दुबे, आपके जुड़वे भाई को आप कुछ कहना चाहेंगे? शिवसेना को आप कुछ कहना चाहेंगे? शिवसेना यूबीटी की तरफ से, क्योंकि आप तो वो सरकार में जा रहे हैं, यही सूझबूझ आपने 2019 में दिखाई होती तो आज शायद आप उनके साथ में रहते और सरकार दोबारा शायद आपकी बन सकती थी। क्या आपको लगता है कि गलती हो गई? देखिए, शिंदे मान तो गए ना सरकार में शामिल होने के लिए, भले मुख्यमंत्री पद नहीं मिल रहा है उनको।
एकनाथ शिंदे जी के लिए और शिवसेना के लिए दो लाइन तो बनती है साहिल भाई। हम क्या थे, क्या से क्या हो गए, भारतीय जनता पार्टी के मोहब्बत में फना हो गए। अभी गुलाब चंद दुबे जी कह रहे थे कि हम लोग बड़े खुश हैं, खुशियां मना रहे हैं, सब खुशी मोहब्बत से हो रहा है। हमने देखा आपकी खुशी। आप मुंबई से दिल्ली गए, दिल्ली से मुंबई आए, मुंबई से सातारा गए, सातारा से ठाणे गए, ठाणे से मुंबई आए। इन खुशियों को सबने बहुत देखा है। अब बच्चे बच्चे को पता है कि अगर महायुति पूर्ण बहुमत में आने वाली है तो बीजेपी का ही सीएम बनेगा। उसके बाद भी एकनाथ शिंदे जी ने जिस प्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस ठाणे में की कि ये पूरी सरकार मैंने अपने कंधों पर खींच के लाई है, मेरा चेहरा सबसे आगे था, मेरे द्वारा किए गए कामों को लोगों ने सराहा है। इन 2.25 वर्षों में मैं एक आम आदमी, कॉमन मैन, सीएम मतलब कॉमन मैन, एक कॉमन मैन मतलब सीएम बनकर मैंने इस पूरी सत्ता को वापस लाया है। उसके बाद भी आपको मुख्यमंत्री का पद नहीं मिल रहा था, तो है वो। ये हमको भी पता। अरे तो मैं वही कह रहा हूं ना कि सरकार में होना उनकी मजबूरी है, वरना ईडी सीबीआई भी जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी से लड़ा नहीं जा सकता, है क्या? हर पार्टी नहीं लड़ सकती। अभी भी शिंदे जी कह सकते हैं क्या कि मैं बाहर रहता हूं, सरकार में नहीं जाऊंगा, मेरे बाकी लोग चले जाए अंदर। गुलाब चंद दुबे जी अभी भी कह सकते हैं क्या एकनाथ शिंदे जी की मैं बाहर रहता हूं, मैं नहीं जाऊंगा सरकार में? जी साहिल जी, मैं आनंद भाई से पूछना चाहता हूं इसके लिए कि इन लोगों के पास गद्दार, खोखा, इसके अलावा और कुछ शब्द इनके पास बचे थे, इनके पास कुछ मुद्दे थे। अब ये बता रहे हैं सतारा टू थाने, थाने टू दिल्ली, दिल्ली टू थाने, फिर सतारा। अब इनके पास बेतुक की बात है, इनके पास कुछ बचा नहीं है। अब ये 5 साल बैठें और देखें और रोज कहें कि आज सरकार के लिए कि कल सरकार के लिए कि इन लोगों का सामंजस्य ठीक नहीं है। सच पूछो तो आज के तारीख में इन लोगों के पास न कोई मुद्दा बचा है और न इनके पास कुछ शब्द बचे हैं। हमारे नहीं समझ में आ रहा है कि इनको कहां से सब खनक लग जाती है, कहां से ये जानकारी हो जाती है जिसके लिए हमारे परिवार में इस तरह से चल रहा है। अरे जिस ढंग से देवेंद्र फडणवीस जी, आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब, राम लक्ष्मण की जोड़ी मानी गई 2022 में 30 जून को, ये भूल गए कि वो भरत को भूल गए आप। राम लक्ष्मण और भरत भी है सरकार में। चलिए आनंद दुबे संक्षेप में जवाब दीजिए, संक्षेप में 20 सेकंड में आपका जवाब दीजिए, मुझे आगे बढ़ना है। 20 सेकंड में शिवसेना को गुलाम बना दिया है, बीजेपी ने अपना गुलाम इनको बनाया है और गुलाम जो होते वो आंखें नहीं दिखाया करते, आंखें झुकाया करते हैं। अगर एकनाथ शिंदे जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, एकनाथ शिंदे जी बहुत सक्षम मुख्यमंत्री रहे, तो मुख्यमंत्री उनको बीजेपी ने नहीं बनाया। और जब पार्टियां तोड़नी थी तो कम सीटें होते हुए भी उनको मुख्यमंत्री बनाया, दिल पे पत्थर रख के बनाया। ये बीजेपी वाले पहले भी कह चुके हैं। दंगल के आखिरी दौर में मुझे प्रोफेसर संजय कुमार जी के पास जाना है। संजय जी, सबसे पहले मुझे यह जानना है कि 2014 से 2019 की देवेंद्र फडणवीस की सरकार हमने देखी है, क्या यह सरकार भी उसी तरीके से, एक तरीके जिस तरीके से पीएमओ चलती है उस तरीके से सीएमओ महाराष्ट्र में चलता था, क्या यह सरकार भी उसी तरीके से बीजेपी चला पाएगी? या इस सरकार में जिस तरीके से 2 बड़े दल उनके साथ में शामिल है, उसमें से एक दल मुख्यमंत्री पद भुगत चुका है, महाराष्ट्र के सामने जो वादे उन्होंने चुनाव में किए हुए हैं, जिस तरीके का आर्थिक भार उन पर रहने वाला है, वो देखते हुए इन 2 सरकारों में क्या फर्क आप देखते हैं? कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं देवेंद्र फडणवीस के लिए इस बार सरकार चलाना? देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो चुनौती तो बहुत बड़ी है। चुनाव के पहले ही राज्य सरकार पर बहुत बड़ा कर्ज था और जो वादे उन्होंने किए हैं कहीं ना कहीं उनको वादे पूरे करने होंगे। और अगर वादे पूरे करने के आप चक्कर में लगेंगे, जो सरकार को करना पड़ेगा, क्योंकि जन भावना यही है, जनता यही मान रही है कि उन्हें उन चीजों का फायदा होगा जो उन्होंने प्रॉमिस किया है, तो सरकार पर और बोझ पड़ेगा, राज्य के एक्सचेकर पर बोझ पड़ेगा। लेकिन जहां तक सवाल है कि क्या बीजेपी दमखम से सरकार चलाएगी जैसा उन्होंने 14 से 19 के बीच में किया, बिल्कुल मुझे लगता है उस तरह से चला पाएगी, क्योंकि नंबर्स गेम है। सरकार चलाने में नंबर्स की महत्ता होती है और हम सबको पता है बीजेपी एक बड़ी मजबूत पार्टी के रूप में उभरी है और लगभग अपने दम पर मेजॉरिटी के करीब है। तो उसमें तो कोई, मुझे लगता है, शक नहीं है कि बीजेपी दमखम से सरकार चलाने की पूरी कोशिश करेगी। आशुतोष, पॉलिटिकली चैलेंज कितना बड़ा होगा? क्योंकि बीजेपी जब से महाराष्ट्र में सत्ता में आई है, उन्होंने सरकार चलाते समय पूरी तरीके से अपने हाथ में पावर लेकर सरकार चलाई है। इस बार भी मुख्यमंत्री उनका है, लेकिन कुछ
विभाग उन्हें देने पड़ेंगे, शिवसेना और कुछ विभाग एनसीपी को देने पड़ेंगे। लेकिन पॉलिटिकल चैलेंज कितना बड़ा होगा बीजेपी के लिए, क्योंकि शिवसेना भी 57 सीटों को लेकर है। अजीत पवार जो उनसे आइडियोलॉजिकली मेल नहीं खाते वो भी सरकार में शामिल है और विपक्ष छोटा हो चुका है। क्या बड़ा आसान रास्ता रहेगा राजनीतिक दृष्टि से हम देखें तो इस सरकार के लिए? देखिए साहिल, मैं बीजेपी के से ज्यादा चुनौती में इस वक्त देवेंद्र फडणवीस की मानता हूं, और उसके दो कारण। 2014 से लेकर 2019 तक देवेंद्र फडणवीस ने जो सरकार चलाई वो वन मैन शो था। जो बीजेपी के तमाम बड़े क्षेत्रीय नेता थे आज कहीं दिखाई नहीं पड़ते, चाहे वो पंकजा मुंडे हो, उनको चिक्की घोटाले में उनका नाम आया था, एकनाथ फटसे जिनको दाऊद इब्राहिम से बातचीत करने का आरोप लगा था, इस तरीके के तमाम जो बड़े बड़े नेता थे, यहां तक कि विनोद तावड़े वो बिल्कुल किनारे फेंक दिए गए थे और जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते थे, आशीष शेलार, तो तमाम बड़े बड़े नेताओं को किनारे लगा दिए गए थे देवेंद्र फडणवीस थे, और बिल्कुल उनका मॉडल नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल है। दूसरा, देवेंद्र फडणवीस के सामने चुनौती ये होगी कि वो दिल्ली के साथ कैसे संपर्क रखे। ये जो 12 दिन का खेल हुआ है, 12 दिन के बाद जो देवेंद्र फडणवीस का नाम सामने आया है वो इसलिए नहीं आया है कि महाराष्ट्र बीजेपी के अंदर उनको लेके किसी तरीके की कोई कशमकश थी। कशमकश दिल्ली के साथ थी। तो दिल्ली की एक आदत हो गई है नरेंद्र मोदी के आने के बाद की सरकार गुजरात की हो, चाहे वो उत्तराखंड की हो, चाहे कहीं की हो, सरकार चलती दिल्ली से है। तो क्या देवेंद्र फडणवीस दिल्ली से सरकार चलने देंगे? तीसरी बात क्या, जो तीसरी चुनौती यह है कि पिछले दिनों जो गुजरात आशुतोष, मेरा समय खत्म हो रहा है, समय खत्म हो रहा है। तो कुल मिलाकर चुनौतियां भी बहुत है। सरकार के पास नंबर्स है, बहुमत है, पूरी तरीके से सरकार सक्षम है चलने के लिए। लेकिन जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि मेरे किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समुंदर हूं, मैं लौटकर वापस आऊंगा। लौटकर तो देवेंद्र फडणवीस वापस आ चुके हैं, लेकिन इस बार 2 उप मुख्यमंत्रियों को साथ में लेकर उनको वापस आना पड़ा है। तो महाराष्ट्र जैसे राज्य को वो किस तरीके से चलाते हैं उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल दंगल में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।